मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे स्ट्रक्चरल अप्रोच की, जो पेडागोजी ऑफ इंग्लिश में एक टॉपिक है। इससे पहले हमने अप्रोच और मेथड क्या होता है, इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है वो जान चुके हैं और डिफरेंट मेथड्स को भी पढ़ चुके हैं। डायरेक्ट मेथड्स है, बाइलिंगुअल मेथड है, ग्रामर कम ट्रांसलेशन मेथड है। आज हम बात करेंगे स्ट्रक्चरल अप्रोच की। दैट मीन्स अप्रोच का मतलब होता है कि हम इंग्लिश लैंग्वेज को अगर टीच करना चाहते हैं स्टूडेंट्स को, तो एक टीचर अपने माइंड में किस तरह की फिलॉसफी, किस तरह की गाइडलाइन रखे, किस तरह की आइडियोलॉजी रखे कि मुझे स्टूडेंट को इंग्लिश जो है किस तरह से पढ़ाना है। वो क्लास में कोई भी मेथड को अडॉप्ट कर सकता है, चाहे वो ट्रांसलेशन और ग्रामर को इम्पोर्टेंस देते हुए ग्रामर कम ट्रांसलेशन मेथड का यूज कर सकता है, और चाहे तो वो डायरेक्ट मेथड का यानी डायरेक्टली यूज कर सकता है, या बाइलिंगुअल मेथड यानी मिक्स अप्रोच को भी यूज कर सकता है। लेकिन किसी भी मेथड को यूज करने के साथ हमें बैकग्राउंड में कोई ना कोई अप्रोच जरूर इस्तेमाल करनी होगी। तो यहाँ ये जो अप्रोच है, ये बेसिकली अप्रोच हमारी बात करती है स्ट्रक्चर्स की, राइट। यानी स्ट्रक्चर्स को टीचर ये कोशिश करे कि स्टूडेंट को स्ट्रक्चर्स अगर ज्यादा से ज्यादा आ जाते हैं तो वो इंग्लिश को अच्छे से सीख सकता है। आइए देखते हैं क्या होती है ये स्ट्रक्चरल अप्रोच। तो इसको जानने से पहले हम इसके बैकग्राउंड को जानने की कोशिश करेंगे। बैकग्राउंड में हम ये जान सकते हैं कि चार्ल्स फ्राइज और रॉबर्ट लैडो जो है, इन्होंने ही 1950 में इस अप्रोच को इनिशिएट किया था। और उसके बाद इस अप्रोच को इंडिया में अगर आप देखें, जीन फॉरेस्टर, इंडिया में जीन फॉरेस्टर ने एक MELT कंपेनिंग चली थी, जिसमें कि उन्होंने इस अप्रोच को आगे ले गए थे। उन्होंने इस अप्रोच का यूज इंडिया में किया था। तो कहने का मतलब ये है कि मैसिव मैड्रास ELT कंपनी, ELT का मतलब है इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग कंपनी। तो मैसिव मैड्रास इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग कंपनी जब इंडिया में इनिशिएट हुई थी कि हर किसी को मद्रास में इंग्लिश सिखाना है, तो उस समय जीन फॉरेस्टर ने इस अप्रोच का यूज किया था। इसीलिए इस अप्रोच को न्यू अप्रोच या ऑरल ओरल अप्रोच भी कहा जाता है। अब आप कहेंगे ऑरल और ओरल से क्या मतलब है। तो ऑरल का मतलब होता है कि ऑडियो से, यानी सुनना, और ओरल का मतलब होता है बोलना। तो यानी स्टूडेंट्स को ज्यादा से ज्यादा स्ट्रक्चर्स को सुनवाया जाएगा ऑडियो के थ्रू, और ओरल यानी दे विल डू प्रैक्टिस, है ना। और प्रैक्टिस करके अगर यानी सुनना और बोलना, इसकी प्रैक्टिस करी जाए, चाहे वो कोई भी मेथड का यूज करें, दोनों लैंग्वेज यूज करें, केवल इंग्लिश का यूज करें या कि ट्रांसलेशन का यूज करें, जो भी यूज करें। लेकिन इस अप्रोच में कहा जाता है कि ओरल ओरल अप्रोच, यानी कि सुनकर बोलकर इंग्लिश को आगे सीखना। तो ये आपको पता चला। अब हम बात करते हैं कि स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं। स्ट्रक्चर अप्रोच को जानने से पहले हमें ये समझना होगा कि स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं। तो जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं कि स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं। स्ट्रक्चर्स बेसिकली आपके होते हैं स्पेसिफिक पैटर्न ऑफ वर्ड्स। स्पेसिफिक पैटर्न ऑफ वर्ड्स, यहाँ आप देख रखे हैं, ये एक पैटर्न है, सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट, ये एक पैटर्न है, ये सेंटेंस नहीं है। सेंटेंस होता है ये, अमित ईट्स मैंगो, यानी कि एक स्ट्रक्चर के बेसिस पर कितने भी सेंटेंसेस बनाए जा सकते हैं। तो यानी यहाँ पर हमें स्टूडेंट को कोई एक सेंटेंस बनाना नहीं सिखाना है, हम प्रैक्टिस करवाएंगे स्ट्रक्चर्स। सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, हमने ये एक स्ट्रक्चर दे दिया और एक उसके साथ सेंटेंस दे दिया। अब हम ये चाहते हैं बच्चा इसी स्ट्रक्चर को ध्यान में रख के डिफरेंट डिफरेंट सेंटेंसेस फ्रेम करे, और वो वर्बली ओरल प्रैक्टिस करेंगे। यानी हमने एक सेंटेंस बोला और नाउ टीचर ने इंट्रोड्यूस किया क्लास में एक पैटर्न, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट का। नाउ शी आस्क्ड द स्टूडेंट्स, डिफरेंट डिफरेंट स्टूडेंट्स, to frame their own sentences. So the student in the classroom, they try to frame their sentences. Some says Sita eats mango, some says Amit eats papaya. So that means they are what they are doing, they are changing the subject or verb and object, and they can make as many as sentences like Amit की जगह हम बोल सकते हैं कि अजय, अजय eats की जगह हम बोल सकते हैं drinks, यानी एक पैटर्न है, ड्रिंक्स, और मैंगो की जगह कोल्ड ड्रिंक। तो अजय ड्रिंक्स कोल्ड ड्रिंक, यानी ये एक फ्रेम से हमने कितने सारे सेंटेंस बना दिए। इस तरह से अगर हम देखें तो दूसरा फ्रेम है, डस अमित ईट मैंगो, ये सेंटेंस बना है इस स्ट्रक्चर से, हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब एंड देन ऑब्जेक्ट।
और ये क्वेश्चन मार्क। लाइक हम ये देख रहे हैं कि वर्ड के अगर ऑर्डर चेंज हो जाते हैं तो मीनिंग भी चेंज हो जाता है, राइट। तो अगर देखिए तो वर्ड सेम है लेकिन ऑर्डर चेंज हो गया, ये पैटर्न चेंज हो गया। ये पैटर्न चेंज होने से जो वर्ड की प्लेस चेंज हो जाती है और मीनिंग भी चेंज हो जाता है। तो इस तरह से स्ट्रक्चर्स में हम बेसिकली क्या करते हैं कि स्ट्रक्चर्स की प्रैक्टिस कराते हैं। ये एक और स्ट्रक्चर है, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, नॉट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। सो दीज आर द स्ट्रक्चर्स। So I hope you have understood what is actually a structure and what is structure approach. ये हम आगे बढ़ते हैं। तो structure approach is what? It is teaching English. When the structure approach is to English is teaching the learner certain selected structures. That means the teacher has to select. टीचर को क्या करना है, कुछ स्ट्रक्चर्स को सिलेक्ट करना है। और वो सिलेक्शन कैसे होगा, जो सिलेक्शन के प्रिंसिपल्स हैं, प्रिंसिपल ऑफ सिलेक्शन, उससे होगा। एंड देन शी हैज टू ग्रेड दोज स्ट्रक्चर्स। प्रिंसिपल ऑफ ग्रेडेशन को ध्यान में रख के उन स्ट्रक्चर्स को ग्रेडिंग की जाएगी। यानी छोटी क्लास में कौन से स्ट्रक्चर पढ़ाने हैं, उससे बड़ी क्लास में कौन से स्ट्रक्चर पढ़ाने, उससे बड़ी क्लास में कौन से स्ट्रक्चर पढ़ाने। यानी यहाँ पर टीचर क्या करता है, शी टीचेस द लर्नर सर्टेन सिलेक्टेड स्ट्रक्चर्स को पढ़ाता है इन अ सर्टेन ऑर्डर। ऑर्डर मीन्स अकॉर्डिंग टू द ग्रेड, राइट। तो वो ऑर्डरिंग डिसाइड कर लेता है। तो दिस इज कॉल्ड स्ट्रक्चर्ड अप्रोच। तो स्ट्रक्चर्ड अप्रोच इज बेसिकली टीचिंग द स्ट्रक्चर्स टू द लर्नर्स इन अ सर्टेन ऑर्डर। और if we see the definition of Brevington has said कि it is the scientific study of the fundamental structures of English language. That means scientific means a systematic, right? So systematic study of the fundamental structure means the basic structures. जैसे हम लोग tenses की बात करते हैं, tenses भी structures ही हैं, different 12 टाइप के structures हैं। तो हम उसमें से बेसिक जो स्ट्रक्चर्स हैं जो बहुत ज़्यादा यूज होते हैं, उन स्ट्रक्चर्स को सिलेक्ट करें इंग्लिश के, उनका एनालिसिस करवाएं। एनालिसिस का मतलब होता है इसमें क्या सब्जेक्ट है, वर्ब क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, इनकी प्लेस चेंज हो जाएगी तो किस तरह से इसका लॉजिकल मीनिंग जो है चेंज हो जाएगा। तो लॉजिकल अरेंजमेंट, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट हो सकता है और वर्ब पहले आ सकती है, राइट, सब्जेक्ट बाद में आ सकता है, इस तरह से हो सकता है। तो हम डिफरेंट एनालिसिस और डिफरेंट लॉजिकल अरेंजमेंट्स भी बताएं। तो इस तरह से अगर हम साइंटिफिक स्टडी कराते हैं बेसिक स्ट्रक्चर्स की, ये भी स्ट्रक्चर अप्रोच कहलाता है। अब हम बात करते हैं एजम्पशंस ऑफ स्ट्रक्चरल अप्रोच की। एजम्पशंस यानी क्यों हम मान के चले हैं कि स्ट्रक्चरल अप्रोच जरूरी है, राइट। तो इसमें हम देखेंगे, जैसे पहला है ग्रामर और स्ट्रक्चर इज द स्टार्टिंग पॉइंट इन टीचिंग ऑफ लैंग्वेज। ये अप्रोच कहती है कि ग्रामर इट इज इम्पॉर्टेंट, राइट। ग्रामर को हमें इम्पोर्टेंस देना चाहिए और यस जो हमारे स्ट्रक्चर्स होते हैं वो ग्रामेटिकली भी करेक्ट होने चाहिए, राइट। दूसरा है कि इट बिल्ड्स द सिलेबस ऑन स्ट्रक्चर्स एंड ग्रामेटिकल आइटम्स। यानी कि हमारा जो स्ट्रक्चर्स है और ग्रामेटिकल आइटम्स हैं वो दोनों चीजें आपस में कोऑर्डिनेट करनी चाहिए। यानी कि जो हमारा सिलेबस है स्ट्रक्चर्स का वो ग्रामेटिकल आइटम्स को भी वहाँ जस्टिफाई करता है। नेक्स्ट है कि प्रोनाउंसिएशन और ड्रिलिंग, ये जो दो चीजें हैं इनको भी इम्पोर्टेंस दिया जाता है। यानी प्रोनाउंसिएशन, बिकॉज मैंने कहा स्ट्रक्चर्स हम बोलेंगे, स्टूडेंट सुनेंगे एंड दे विल क्रिएट देयर ओन sentences on the basis of that structure. So more and more drill and exercises are done here and pronunciation is improved accordingly. And language is taught by intensive oral drills on of the basic patterns, and this is how the language is approached, right. Now let us move to the next. There are few more assumptions. Next is that language is viewed as structurally related. बिल्कुल हर कोई सिस्टम होता है, लैंग्वेज एक सिस्टम है, ये हमने पढ़ा भी है, लैंग्वेज इज अ सिस्टम। तो सिस्टम ऑफ व्हाट, सिस्टम ऑफ syllables, system of words, system of structures and system of encoding of the meaning. That means जो word हमने जिस लैंग्वेज में लिखा है वो वर्ड जरूरी नहीं है कि हिंदी में भी या किसी और लैंग्वेज में भी उस तरह से लिखा जाए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, राइट। हर एक लैंग्वेज का अपना सिस्टम होता है, उसी के अपने सिलेबस और वर्ड्स और स्ट्रक्चर्स होते हैं, तो उनकी ही एनकोडिंग होती है। नेक्स्ट है लैंग्वेज लर्निंग इज अ हैबिट फॉर्मेशन। यस, स्ट्रक्चर अप्रोच में हम लैंग्वेज लर्निंग कराते हैं
तो उसमें प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा होती है, तो स्टूडेंट की हैबिट डेवलप हो जाती है, और दिस इज हाउ द स्टूडेंट लर्न. Then vocabulary selection should follow procedures that ensure coverage of essential general service vocabulary. तो यहाँ पर स्टूडेंट की जो vocabulary है वो सिलेक्ट करता है कि हम ये देख लेते हैं कि जो रिक्वायर्ड वोकेबलरी आइटम्स हैं एक पर्टिकुलर लेवल के लिए वो हमारे यहाँ पर पूरे हो रहे हैं यानी. Thank you. I hope you have understood. And next topic is types of structures, and that we will be doing in our next lecture.